आज हम एक ऐसी खोज की कहानी सुनेंगे जो हुई तो एकदम गलती से थी, लेकिन उसने हमारे सीखने और रिएक्ट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव और उनके कुत्तों के साथ। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुराने गाने की धुन सुनते ही कोई भूली बिसरी याद एकदम से ताज़ा हो गई हो, या किसी खास डिश की खुशबू सीधे बचपन की याद दिला देती है? ये कैसे होता है कि एक मामूली सी आवाज़ या महक हमारे अंदर इतनी गहरी फीलिंग्स जगा सकती है? बस यही सवाल पावलोव की खोज के सेंटर में था। तो हमारी कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट से शुरू होती है जिनका इरादा सीखने के बारे में कुछ पता लगाना था ही नहीं। वो तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पाचन यानी डाइजेशन कैसे काम करता है, जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इवान पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो शरीर के काम करने के तरीके को स्टडी करते हैं। वो कुत्तों की पाचन क्रिया पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उनके लैब के कुत्ते खाना सामने आने से पहले ही लार टपकाने लगते थे, सिर्फ खाना लाने वाले के कदमों की आहट सुनकर। अब ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगी, क्योंकि लार का कनेक्शन तो खाने से होना चाहिए, कदमों की आवाज से भला क्या लेना दे। तो भाई, इस पहेली को सुलझाने के लिए पावलोव ने एक बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जो आज हमारी पूरी समझ की बुनियाद है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कुत्ते को खाना दिखाते हैं और नेचुरली उसके मुंह में लार आ जाती है। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। स्टेप 2, अब खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई जाती है और ऐसा बार बार किया जाता है, और असली जादू यहीं होता है। स्टेप 3 में अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ता लार टपकाने लगता है। उसके दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के आने से जोड़ लिया था। तो इस पूरे खेल में 4 जरूरी किरदार हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक। सिंपल भाषा में ये वो चीज है जो नेचुरली एक रिएक्शन पैदा करती है। इस केस में खाना। कुत्ते को ये सिखाना नहीं पड़ता कि खाना देखकर लार टपकाओ। और खाने को देखकर जो लार आती है वो है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। अब एंट्री होती है घंटी की। इसे कहते हैं कंडीशन्ड स्टिम्युलस या कृत्रिम उद्दीपक। शुरू में ये घंटी कुत्ते के लिए बेमतलब थी, बस एक आवाज। लेकिन जब इसे बार बार खाने के साथ जोड़ा गया तो दिमाग ने एक नया कनेक्शन बना लिया। और फाइनली जब कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाता है तो ये है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित प्रतिक्रिया। यही वो नया सीखा हुआ बिहेवियर है जो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ कुत्तों के बारे में ही पता नहीं चला। पावलोव ने सीखने के कुछ ऐसे बेसिक नियम निकाले जो असल में हम सब पर लागू होते हैं। पहला है सीखना और भूलना, यानी एक्विजिशन और एक्सटिंक्शन। एक्विजिशन वो फेज है जब घंटी और खाने के बीच का कनेक्शन बनता है और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर बार बार सिर्फ घंटी बजाई जाए और खाना न दिया जाए तो धीरे धीरे ये कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है और कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है। इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। अब आती हैं 2 और मजेदार चीजें, जेनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जेनरलाइजेशन का मतलब है कि कुत्ता सिर्फ असली घंटी पर ही नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज पर लार टपकाने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई भी स्कूल की घंटी सुनकर टेंशन हो जाए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि दिमाग फर्क करना सीख जाता है और सिर्फ एक खास घंटी पर ही रिएक्ट करता है। और फिर एक बड़ी ही हैरान करने वाली चीज होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मान लीजिए कि कुत्ते ने घंटी पर लार टपकाना बंद कर दिया है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अगर अचानक वही घंटी बजाई जाए तो वो फिर से लार टपकाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सीखी हुई बात पूरी तरह कभी मिटती ही नहीं है। अच्छा, तो ये सब कुत्तों और घंटियों की कहानी तो ठीक है, पर हमारी जिंदगी में इसका क्या काम? शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये 100 साल पुरानी थ्योरी आज भी हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है एडवर्टाइजिंग। जब कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बार बार किसी खुशहाल परिवार या किसी स्टार के साथ दिखाता है तो वो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट और अच्छी फीलिंग के बीच एक कनेक्शन बना रहा होता है। या फिर फोबिया के बारे में सोचें। अगर किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो सकता है कि वो सालों बाद भी किसी भी कुत्ते को देखकर डर जाए। ये सब पावलोव का सिद्धांत ही तो।
तो जाहिर है हर बड़ी थ्योरी की तरह पावलोव के काम का असर तो बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तरफ इस थियोरी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत साइंटिफिक है, इसे टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये इंसानों को एक मशीन की तरह देखती है। ये हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे इरादों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है। और यहाँ एक मजेदार फैक्ट है। पता है पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज किस लिए मिला? साइकोलॉजी के लिए नहीं, उन्हें ये अवार्ड मिला था डाइजेस्शन सिस्टम पर उनकी रिसर्च के लिए। साइकोलॉजी की दुनिया में उनका इतना बड़ा योगदान तो एक तरह से एक्सीडेंटल ही था। पावलोव का काम अक्सर बीएफ स्किनर के काम से कंपेयर किया जाता है। फर्क बड़ा सिंपल है। पावलोव की थ्योरी बताती है कि बिजली कड़कने पर हम डर क्यों जाते हैं, ये एक ऑटोमेटिक अनैच्छिक रिएक्शन है। वहीं स्किनर की थ्योरी ये समझाती है कि हम बारिश में छाता क्यों उठाते हैं, ये एक सोचा समझा ऐच्छिक एक्शन है जिसके नतीजे के बारे में हम जानते हैं। तो बस अगली बार जब किसी गाने की धुन सुनकर कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए या किसी खाने की महक बचपन में ले जाए, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और पावलोव के कुत्तों के बारे में सोचिएगा। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी घंटियां हैं जो बज तो रही हैं पर हम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।